विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे थे, सामाजिक अनुसंधान का पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें अपन प्रश्नावली की बात कर रहे थे हम लोग। और पिछले व्याख्यान में हमने प्रश्नावली के किस तरह से प्रश्नावली के प्रकार देखे थे और आज हम प्रश्नावली की रचना की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनियर की बात करेंगे। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना एवं निर्माण विधि पर निर्भर करती है और प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता से देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। तो प्रश्नावली को सरल और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। तो प्रश्नावली की रचना मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो अध्ययन की समस्या, किस प्रॉब्लम के ऊपर हम प्रश्नावली बना रहे हैं, क्वेश्चनियर बना रहे हैं, अध्ययन की समस्या। प्रश्नों दूसरा हम कह सकते हैं प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति और शब्दावली, इसका हमें ध्यान रखना होता है। और तीसरा, संरचना के समय हमें प्रश्नावली की बाह्य आकृति और भौतिक पक्ष का ध्यान रखना होता है। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, इन तीनों जो बातें हम कर रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली बात हम करेंगे अध्ययन की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी। तो सबसे पहले हमको अध्ययन की समस्या देखनी पड़ेगी। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए हम प्रश्न बनाना चाहते हैं। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी होगी कि अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी प्रश्नों को सम्मिलित होने की संभावना रहे। फिर हमें विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए और विषय के विद्वानों एवं मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग प्राप्त करना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले लोगों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लिया जाना चाहिए। प्रश्नावली की रचना से पूर्व क्षेत्र तथा सूचनादाता के बारे में विस्तार से ध्यान दिया जाना चाहिए और प्रश्नावली के निर्माण के समय अध्ययन की इकाइयों को भी निश्चित और परिभाषित कर लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है प्रश्नावली का, ये तो फर्स्ट फेज हो गया इसका कि हम प्रॉब्लम से रिलेटेड किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति और शब्दावली की बात करेंगे। तो किस तरह की वर्डिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की, उन सब की बात करेंगे। सुटेबिलिटी की भी बात करेंगे, उसकी नेचर की भी बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो प्रश्नों की स्पष्टता और विशिष्टता होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो स्पष्ट हो और विशिष्ट हो, यानी क्लियर एंड स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन होने चाहिए। फिर प्रश्न सरल भी होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए। इकाइयों की स्पष्टता होनी चाहिए उनके अंदर, यानी जो भी यूनिट हम ले रहे हैं, जिस भी यूनिट की हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए जिससे हमें सही सूचनाएं प्राप्त हो सकें और संक्षिप्त प्रश्न होने चाहिए। लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर हमने बना दिए तो कोई भी उत्तरदाता उत्तर नहीं देगा। प्रश्नों की संख्या भी कम होनी चाहिए और ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनकी कैलकुलेशन हो सके, आसानी से गणना हो सके। यानी प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण और सारणीयन सरलता से किया जा सके। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने होने चाहिए। साथ साथ में तकनीकी शब्दों की व्याख्या भी होनी चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल वर्ड्स भी होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक है तो उनकी स्पष्ट परिभाषा एवं व्याख्या दी जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम गरीबी, बेकारी, अर्ध बेकारी, बाल अपराध, श्वेतवस्त्र अपराध आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनकी पृथक से परिभाषा दी जानी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको प्रश्नावली भेज रहे हैं उसको इन सब की परिभाषा पता हो। इसके साथ साथ कल्पनात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से न होकर के कल्पना से होता है। जैसे क्या तुम विश्व में धनाढ्य व्यक्ति बनना चाहते हो, इस तरह के प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो ये सारा प्रश्न निर्माण के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि व्यंग्यात्मक प्रश्न भी नहीं होने चाहिए और किसी की परीक्षा लेने वाले प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट आता है प्रश्नावली का बाह्य और भौतिक पक्ष, यानी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चनियर हमें देखना होगा।
तो प्रश्नावली बनाने के लिए हमें उसका बाह्य स्वरूप का भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रश्नावली का आकार देखना पड़ेगा, उसकी साइज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो कागज़ का आकार जो 8x12 या 9x11 का होना चाहिए, A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए जिसको, और ऐसा होना चाहिए, कागज़ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा कड़ा, चिकना, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ताकि वो फटे नहीं। छपाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और ताकि स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए ताकि आसानी से उसको पढ़ा जा सके। फिर प्रश्नावली की लंबाई भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी होगी तो उत्तरदाता उसको बढ़ता हुआ ऊब जाएगा और उसको नीरसता महसूस होगी, वो जवाब नहीं देगा सभी प्रश्नों के। इसके साथ साथ प्रश्नावली में हाशिया और जगह भी छोड़नी चाहिए, यानी मार्जिन और स्पेसिंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ जितने भी हमारे प्रसंग हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ एक क्रम में लिखा जाना चाहिए, और यदि प्रश्नों की संख्या अधिक हो तो उन्हें व्यवस्थित करके विभिन्न समूहों में बांटकर लिखा जाना चाहिए, यानी शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम और सारणियाँ आदि सही क्रम में छपे हुए होने चाहिए ताकि उसके संपादन में अधिक समय और धन नहीं लगाना पड़े। इसके साथ साथ प्रश्नावली की पूर्व जाँच कर लेनी चाहिए, यानी प्री टेस्टिंग हो जानी चाहिए। प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उसका वास्तविक रूप में प्रयोग करने और डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजे जाने से पूर्व एक छोटे से सैंपल एरिया में उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि है तो उसे सुधारा जा सके। तो इस तरह से प्रश्नावली का पहले से टेस्ट हो जाना चाहिए। और पूर्व परीक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि पूर्व परीक्षण में हमें ऐसे प्रश्नों का पता चल जाएगा जिससे उत्तर सूचनादाता को ज्ञात नहीं, जिसके उत्तर सूचनादाता को नहीं पता है, ऐसे जानकारी हमें मिल जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हम करेंगे तो कई बार उत्तरदाता एक लिख देंगे मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें डेटा नहीं मिल पाएंगे। और इसके साथ साथ हमें प्रश्नों का क्रम में अगर कोई कमी है तो वो भी पता लग जाएगी। फिर अगर जो दिए हुए हैं हमने विकल्प वो अगर सही नहीं है तो हम और विकल्प भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऐसा हमें लग रहा है कि उत्तरदाता को ये प्रश्न उचित नहीं लग रहे हैं तो हम वो हटा भी देंगे। तो इस तरह से हम प्री टेस्टिंग करेंगे तो हमारे जो प्रश्नावली में कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब जब हमको प्रश्नावली डाक से भेजनी है तो हमें एक सहभागी पत्र बनाना पड़ेगा, अकम्पनिंग लेटर लिखना पड़ेगा। और पूर्व परीक्षण कर लेने पर प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के बाद प्रश्नावली को सूचना संकलन हेतु डाक द्वारा भेजा जाता है। इसके साथ अनुसंधान करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा एक पत्र भी भेजा जाता है, जैसे सहगामी पत्र कहते हैं, अकम्पनिंग लेटर कह रहे हैं हम। इस पत्र में सूचनादाता को अनुसंधान करने वाली संस्था का परिचय दिया जाता है, उसे अनुसंधान का विषय और उसके उद्देश्य बताए जाते हैं ताकि प्रश्नावली को एक निश्चित समय में शीघ्र भरकर लौटाने की प्रार्थना की जा सके। अब जब हम प्रश्नावली भेजते हैं तो उसके साथ हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जाँच कर लें कि प्रश्नावली उत्तरदाता के सही पते पर भेजी जा रही है या नहीं। सभी प्रश्नावलियाँ एक ही साथ भेजी जानी चाहिए ताकि भरकर भी पुनः एक साथ ही आ जाएं। प्रश्नावलियों को ऐसे दिन भेजा जाना चाहिए ताकि उत्तरदाता के पास रविवार का दिन या कोई छुट्टी का दिन या अवकाश का दिन आ जाए तो वो शांति से बैठ करके भर सकता है। प्रश्नावली के साथ उत्तर भेजने के लिए पता लिखा हुआ और टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी भेजना चाहिए। इसके बाद हमें एक अनुगामी पत्र भेजना पड़ेगा, यानी फॉलो अप लेटर भी भेजना पड़ेगा। कई बार प्रश्नावलियाँ उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई नहीं जाती हैं, तब लगभग 15 दिन के बाद एक पत्र लिखकर उत्तरदाता को प्रश्नावली भेजने के लिए याद दिलाया जाता है। और अगर प्रथम अनुगामी पत्र के 16 दिन पश्चात भी उत्तर नहीं आते हैं तो द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम पत्र के 1 सप्ताह बाद भेजा जा सकता है। और अगर उसके बाद भी नहीं आता है तृतीय अनुगामी पत्र भी उसके साथ में हमने प्रश्नावली दोबारा भेजी है, फिर भी अगर उत्तर नहीं आता है तो जो हमारी सूची है उसमें से उत्तरदाता का नाम काट दिया जाता है, क्योंकि मान लिया जाता है कि ये नहीं भेजेगा उत्तर, उसको हटा दिया जाता है अपने उसमें से। तो प्रश्नावली में रिस्पॉन्स क्यों नहीं आते हैं कई बार, उसके भी कुछ कारण होते हैं। जैसे सूचनादाता लंबे समय से घर के बाहर होता है तो उत्तर नहीं दे पाता है, या सूचनादाता के पास वो बहुत अधिक व्यस्त है तब भी उत्तर नहीं दे पाएगा, या उसको वो प्रश्नावली भरने के का इच्छुक ही नहीं है तब भी उत्तर नहीं देगा, या वो उस विषय के बारे में जानता ही नहीं है, या कम शिक्षित है तब भी वो उत्तर नहीं देगा।
तो इस तरह से प्रश्नावली के कुछ गुण हैं, लेकिन साथ साथ उसकी सीमाएं या दोष भी हैं, इसकी जो लिमिटेशंस भी हैं इसकी, जैसे ये अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त है, अनएजुकेटेड लोगों में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। इससे प्रत्युत्तर की समस्या रहती है, जैसे रिस्पॉन्स कम आते हैं, कई बार लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। आप सामने हैं तब तो इंटरेस्टेड होंगे आपको उत्तर देने में, लेकिन भर के भेजने में कई बार इंटरेस्टेड नहीं होते। कई बार अपूर्ण सूचनाएँ आती हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस आ जाती है हमारे पास। कई बार राइटिंग इतनी ख़राब होती है कि हमें उत्तर या रिस्पॉन्स समझ में नहीं आते, और इसके साथ साथ इसके द्वारा हम गहन अध्ययन नहीं कर सकते। विश्वसनीयता का अभाव भी हो जाता है, क्योंकि हम सामने प्रेजेंट नहीं है तो हमें नहीं पता कि उत्तरदाता सही उत्तर लिख के भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। इस तरह से हमें ये प्रश्नावली क्या होती है ये पता लगा। साथ साथ हमने प्रश्नावली के प्रकार देखे। अब प्रश्नावली की रचना कैसे की जाती है, उसको कैसे भेजा जाता है, उत्तर कैसे प्राप्त किए जाते हैं, यानी तथ्य कैसे एकत्रित होते हैं, ये सारी जानकारी हमने ली। इसके अगले वीडियो में हम अनुसूची के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।